दोस्तों, ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई जिसके बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जो पढ़ने आते हैं, जो कि हमारे देश की सबसे जो गौरवशाली जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो कि यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसकी तैयारी करने आते हैं। तो सबको पता है कि ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी इंडिया के अंदर एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोचता है, वो राजेंद्र नगर में आके एक बार ज़रूर ये सोचता है कि मैं वहाँ पर रहूँ, वहाँ पर किसी कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर रह के वहाँ तैयारी करूँ। लेकिन वो शायद ये कभी नहीं सोचता होगा कि किसी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ने से उसकी शायद एक दिन मौत भी हो सकती है। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ अभी 1-2 दिन पहले, जब बारिश आई, बहुत भयंकर बारिश आई, जिससे कि पूरी रोड जो थी उस पर फ्लडिंग हो गई। अब बारिश तो ऐसे आसपास बहुत जगह पर आई, बट कहीं भी इतना कोई ज़्यादा मेजर डिसास्टर या मेजर ट्रेजेडी की कोई ऐसी खास न्यूज़ आई नहीं। लेकिन न्यूज़ आई कहाँ से? ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से। अब वो इंस्टीट्यूट जिसके बारे में हम सभी ने सुना भी है कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल। अब यहाँ पर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ही अगर बात करेंगे तो लगभग जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी कहीं ना कहीं एक तरीके से इलीगल, आप कह सकते हैं, तरीके से कोचिंग को चला रहे हैं, दुनिया भर का पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 3 बच्चों की मौत हुई। तो सबसे पहली जो घटना शुरू होती है कि बारिश होती है, थोड़ी नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही बारिश हो जाती है, जिसके कारण जो पूरी रोड थी उस पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है। अब फ्लडिंग हुई, उससे क्या हुआ कि जो मेन गेट था उसके ऊपर, जो कि पानी को अंदर आने से रोक रहा था, उसके ऊपर एक प्रेशर बन रहा था, और वहीं से एक थार गाड़ी निकलती है, और वो गाड़ी जैसी निकलती है तो प्रेशर और क्रिएट होता है, और जो गेट था कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो टूट जाता है। गेट टूट जाता है तो पानी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जाना शुरू कर देता है, और वहीं जो उसका बेसमेंट होता है, अब नॉर्मली जो है पानी आता तो आराम आराम से आता है, बट क्योंकि पानी का जो प्रेशर था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा बना हुआ था कि जैसे ही वो गेट को तोड़ता है वो इतनी तेज़ी से पानी आना शुरू होता है कि जो अंदर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि अराउंड 25 स्टूडेंट्स थे जो उस बेसमेंट में उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे। तो जैसे ही पानी अंदर एकदम से आना शुरू हुआ तो तुरंत वहाँ से जो बच्चे हैं उनको बोला गया कि आप लोग बाहर निकलिए। तो वो जो बच्चे हैं वो अपना सब सामान वामान लेकर इतने में निकल नहीं रहे थे कि आप ये सोचिए कि सिर्फ एक एग्जिट और एंट्री पॉइंट था वहाँ पे, और वो बायोमेट्रिक सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ था। तो बच्चे जैसे ही अपना सामान लेकर वहाँ से निकलना शुरू करते हैं, पानी इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से वहाँ पे भरना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर की, मतलब कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि अचानक से पानी कैसे हो गया। और इतने भागम दौड़ में वो बाहर निकल ही रहे होते हैं कि पानी अचानक से ऑलमोस्ट उनके नेक लेवल तक आ जाता है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि 25 के अंदर से काफ़ी बच्चे बाहर निकल कर आ गए थे, लेकिन 3 बच्चे ऐसे थे जो अंदर फंसे रह गए, जो सही समय पर बाहर नहीं आ पाए, और उनकी बाद में डेड बॉडीज़ मिली हैं। अब कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, कि 3 से ज़्यादा वहाँ पे बॉडीज़ वहाँ पे मिली थी, लगभग 6 से 7 बॉडीज़ मिली हैं, ऐसा अनुमान है, बट ऑफिशियल फिगर्स के अकॉर्डिंग 3 लोग हैं जिनकी वहाँ पे जान गई। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करते हैं कि ये जो लोग हैं जिनकी जान गई, तो उसके लिए अब हम दोषी किसको ठहराएं? क्या इसके लिए कोचिंग वाले दोषी हैं? क्या इसके लिए हमारी सरकार दोषी है? क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को हम दोष दिया जाए, या इसके लिए बच्चों के ऊपर दोष डाला जाए? तो आज मैंने 10 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करी है जिन्हें ब्लेम लेना चाहिए। तो वो जो 10 कल्प्रिट्स हैं, आज मैं आपके साथ उनके बारे में डिस्कस करूंगा, और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा कल्प्रिट है जिसको आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा इन पे दोष देना चाहिए और इन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स डिस्कस कि 10 पॉसिबल कल्प्रिट्स ऑफ ओल्ड राजेंद्र नगर ट्रेजेडी। ठीक है, ORN मतलब शॉर्ट में ओल्ड राजेंद्र नगर कहा जाता है। तो सबसे पहला जो नाम है, कोचिंग सेंटर्स मैनेजमेंट। दोस्तों, दुनिया भर के कोचिंग्स हैं जो आ गए हैं, जो बच्चों को आईएएस की तैयारी कराते हैं, और दुनिया भर का पैसा भी लेते हैं। बहुत एक्सपेंसिव कोचिंग है, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास का बच्चा सोच भी नहीं सकता कि मैं जाऊं और वहाँ पे कोचिंग कर लूँ। अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन ठीक है, लोग क्योंकि सपने बड़े देखते हैं, वो पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, कैसे भी करके मैनेज करते हैं। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए कि इतना पैसा लेने के बावजूद वो लोग बच्चों को सही तरीके की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इलीगल तरीके से अपनी कोचिंग्स को रन करते हैं। तो उन्होंने जैसे मान लो जो बेसमेंट लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राउज आईएएस स्टडी की ये बात है, मतलब आप लगाइए कि जितने भी 90% ऑफ जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन सभी के अंदर ये हाल है कि जो उन्होंने स्पेसेस लिए हुए हैं वो सब इलीगल है। और अभी तो न्यूज़ में ये भी सुनने में आया है कि जो दृष्टि आईएएस के जो हेड हैं,
दिव्य कीर्ति जी, जो कि बहुत फेमस है इंस्टाग्राम पे, उनके जो मोटिवेशनल रील्स हैं या जिस तरीके से वो बातें करते हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। तो जो इंसान इतनी अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, आप एक तरीके से देखिए कि उनका जो बिजनेस जो वो रन कर रहे हैं वो इलीगल तरीके से ही रन कर रहे हैं, और वहाँ पे उन बच्चों से भी वो खूब पैसा लेते होंगे, लेकिन फिर भी वो ये नहीं सोचते कि चलो हम अपनी सेफ्टी के ऊपर भी ध्यान दें। ये जो ट्रेजेडी आज राउज आईएएस स्टडी सर्कल में हुई है, हो सकता है कि उनके सेंटर में भी ये हो सकती थी। तो कोई भी जो कोचिंग सेंटर है वो इसमें जिम्मेदार हो सकता था। अब इसके अंदर कुछ कुछ कोचिंग सेंटर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस ट्रेजेडी को भी अपने एडवांटेज में निकालना शुरू कर दिया है। उन्होंने इस सिचुएशन को ऐसे दिखाया है कि जो दूसरे कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे कि जिस राउज आईएएस स्टडी है, उन्होंने ऐसा दिखाया कि भाई यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ आपके करियर में देखो किस तरीके से इनका बदनाम हो गया आप, ठीक है, किस तरीके से आपकी डेथ हो रही है, तो आप सही जगह पर आओ। तो इसके ऊपर भी बहुत लोगों ने निंदा करी है कि आप ऐसे समय में भी जो है अपनी खुद की पब्लिसिटी करने में लगे हुए हो। तो सबसे पहला जो रोल आया वो आया कोचिंग सेंटर्स मैनेजमेंट का। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये दिखाते ऐसे हैं कि वो जगह स्टोरेज है या पार्किंग है, लेकिन एक्चुअल में वो उसको यूज करते हैं एक लाइब्रेरी की तरह या फिर अपने किसी कोचिंग क्लासेस को रन करने के लिए। और वहां पर उन्होंने देखिए, अब मान लीजिए अगर वो रन कर भी रहे हैं वहां पे बेसमेंट, ठीक है, लाइब्रेरी बना भी दी है बच्चों के लिए, तो उसके अंदर क्या है, एग्जिट एंट्री सिर्फ एक ही गेट से रखी है। और वो वाला भी जो गेट है ना, वो ऐसा नहीं कि नॉर्मली कोई बंदा आ जाए खोले, नहीं, उसके अंदर भी उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया हुआ था, यानी कि आप अपना अंगूठा लगाओगे तभी आपको अंदर एंट्री मिलेगी। उसमें से भी उसी बच्चे को मिलेगी जिसने पेमेंट कर रखी होगी, जो वहां का रजिस्टर्ड स्टूडेंट होगा। सेफ्टी मेजर्स अच्छे हैं, लेकिन किसी की जान चली गई उससे बढ़कर हैं क्या सेफ्टी मेजर्स उनके? ध्यान देना चाहिए था ना आपको, भाई बेसमेंट में आप काम कर रहे हो, वहां पे मान लीजिए पानी जो है, और ऐसा नहीं है कि वहां के बच्चों का कहना है कि ये जो है काफी फ्रीक्वेंट होता था, हर साल जब भी अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी अक्सर बढ़ जाया करता था। लेकिन फिर भी वही बात है, इंडिया में सब कुछ चलता रहता है जब तक कि किसी दिन ट्रेजेडी नहीं हो जाती। तो ऐसा ही यहां पर भी हुआ। अब दूसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, कल्प्रिट है नंबर 2, MCD, म्युनिसिपल कमिश्नर, नो, MCD यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अब ये जो MCD है ये भी आम आदमी पार्टी के अंदर ही आती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो MCD कह लीजिए या फिर दिल्ली गवर्नमेंट इन इटसेल्फ, जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा ही रन की जा रही है, तो इन दोनों को ही एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा ब्लेम इनके ऊपर आता है। किस तरीके से आता है देखिए, इन लोगों को ये भली भांति पता था कि ये जो इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं वो इलीगली चल रहे हैं। इनके ब्यूरोक्रेट्स ने, इनके मिनिस्टर्स ने किसी के ऊपर एक्शन लिया? नहीं लिया। इन लोगों को ये भली भांति पता था कि उस एरिया में फ्लडिंग हो रही है, काफ़ी उनके पास कंप्लेंट्स आई थी। इन्होंने मिनिस्टर्स के साथ, अपने जो वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ बैठक भी करी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर डीसिल्टिंग का प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हुआ गया। अब इसके अंदर लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो बिल्कुल भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो रही है। अब उनके खुद के जो प्रधानमंत्री हैं, अब उनके जो खुद के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो तो जेल के अंदर बैठे हैं बहुत समय से, ठीक है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने अपने आप को ये माना हुआ है कि मैं तो अभी भी जो है चीफ मिनिस्टर की तरह कंटिन्यू करता रहूंगा, और ये सिर्फ पॉलिटिकल एक जो है उनके ऊपर ट्रेजेडी, उनकी पॉलिटिकल एक चालबाजी चल रही है जिसके अंदर वो जेल में गए हुए हैं। अब आप तो जेल में बैठे हो और सरकार चल रही है जेल के अंदर से, लेकिन उसका नतीजा देखिए ना कि लोग जो हैं किस तरीके से सफर कर रहे हैं। MCD, दिल्ली गवर्नमेंट, ये दोनों के दोनों अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और इसके ऊपर आप ये देखिए कि जवाबदेही लेने की बजाय या फिर कुछ कॉन्क्रीट मेजर्स लेने की बजाय ये लोग ब्लेम गेम डाल रहे हैं किसके ऊपर? लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर का आप कह सकते हैं कि वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वहीं से होती है। तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हालांकि उनको मैंने अभी 10th पोजीशन पे रखा हुआ है, वो भी इस मामले में कल्प्रिट आते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है, सरकारी ये जो प्लेयर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, कि भाई हम तो कह रहे हैं कि उनसे काम करिए ब्यूरोक्रेट्स से, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जो है सीधा लेफ्टिनेंट गवर्नर के इन्फ्लुएंस के अंदर है। तो कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम तो सही है, हम तो चाह रहे हैं कि काम हो, कि डीसिल्टिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए प्रोसेस, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रोड़े लगाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनके ऊपर ब्लेम डालता है। तो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग हो रही है। अल्टीमेटली रिजल्ट ये आ रहा है कि लोग मर रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, 4th नंबर पे आते हैं, बिल्डिंग ऑनर्स। तो ये जो बिल्डिंग्स जो ये यूज हो रही हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उन्हें भी तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए ना कि भाई हमारी जो बिल्डिंग यूज़ हो रही है, क्या वो सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती है, कि वहाँ पे जो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, जो कोचिंग वाले, क्या वो सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इलीगल तरीके से चला रहे हैं। बट उनको भी कहना कि बस हमको पैसा मिलता रहना चाहिए, बहुत है, हमें क्या लेना देना कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कुछ होता है कि नहीं होता है। और आप एक बात ये देखिए कि
ऐसा नहीं कि ये ट्रेजेडी सिर्फ अभी हुई है, इससे कुछ दिनों पहले भी अभी जैसे एक न्यूज़ में आया था कि एक बच्चा जो है वो बारिश जब हो रही थी तो किसी आयरन गेट को उसने पकड़ा तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था तो उसकी डेथ हुई। ठीक है, अब उससे कुछ दिनों पहले ये भी न्यूज़ में आया था कि कुछ कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल से ढंग से नहीं है, तो आग लगी कोचिंग सेंटर में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जल के मर गए उसके अंदर। बट उसके बावजूद इन लोगों में इतनी अकल नहीं आती कि भैया पैसा तो आप कमा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आप सेफ्टी पे तो ध्यान दो। कल को कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाएगी तो आप ही फंसोगे, जेल में जाओगे। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग ओनर्स इस चीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं है जवाबदेही। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स एंड इंजीनियर्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने इन बिल्डिंग्स को बनाया होगा, ठीक है, और अगर हम सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें तो जिन लोगों ने उन रोड्स को बनाया होगा, सीवेज सिस्टम को डिज़ाइन किया होगा, वो इतना इनएफिशिएंट है, या उसका लगा लीजिए कि उसकी देख रेख इन्होंने ढंग से नहीं करवाई है, जो भी फॉल्ट्स हैं उसके अंदर भी करप्शन किया गया होगा, घटिया क्वालिटी का माल लगाया गया होगा, तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स की भी बनती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th पॉइंट, जो कि लोकल अथॉरिटीज़। लोकल अथॉरिटीज़ में एक एमसीडीज़ की तो हमने बात कर ही ली, बट उसके अलावा जैसे जो हमारी अर्बन प्लानिंग जो हो रही है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो लोग इन चीज़ों पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं कि भाई जितने भी जो इलीगल जो बिल्डिंग्स हैं या फिर वहाँ पे जो इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं उसके ऊपर इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया है अभी तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो है फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का। अभी जो फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज वाला डिपार्टमेंट है, सब लोग जानते हैं कि मान लो कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है तो ये जो लोग आते हैं बड़े आराम से आते हैं। कोई डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस हमारे देश के अंदर बहुत ही मुश्किल से आपको कहीं देखने को मिलेगी। लोगों ने फ़ोन लगाए होंगे तो कुछ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद ये लोग वहाँ पर आए होंगे। अब इसके अंदर एक बहुत, देखिए आप कहना नहीं चाहिए लेकिन क्या करें कि भाई ये जो लोग आ भी रहे हैं लेकिन ये हेल्प करने की बजाय उल्टा ज़्यादा हार्म कर रहे हैं। अब देखिए फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज आ गई वहाँ पे, ठीक है, अब लोगों ने बुलवा लिया, उनको फ़ोन करके बता दिया कि भाई यहाँ पे देखो पानी अचानक से भर गया है, बच्चे अंदर फंस गए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले तो इनको समझ में नहीं आता क्या करना है, तो एकदम से इन्होंने सोचा कि भाई चलो ठीक है पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, अब पानी को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि बाहर सड़क पे पानी जो है पूरा अच्छे से भरा हुआ है, वो पानी जो है बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में पहुंचाया जा रहा है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बेसमेंट का पानी बाहर निकाल के सड़क पे डाल रहे हैं। अब वो जो पानी है वो दोबारा ऑब्वियसली अंदर आ जाता है, लेकिन इनको कहना है कि फॉर्मेलिटी है भाई, हम दिखना चाहिए ना कि भाई कुछ काम चल रहा है। तो इन्होंने पानी यहाँ से लिया, भैया बाहर सड़क पर डाला, बाहर सड़क का पानी दोबारा अंदर आया जा रहा है। अब बहुत देर तक ये लोग ये चीज़ करते रहे, दिखाते रहे कि हाँ भाई देखो हम काम तो कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली हुआ क्या, उसके अंदर पानी तो बिल्कुल भरा नहीं। तो अब इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट इन्होंने जो बेवकूफ़ी करी वो ये कि भाई आपको पता है कि पानी आप बाहर निकालोगे वो एकदम से नहीं निकल पाएगा, तो इन्होंने सबसे पहले डाइवर्स को अंदर भेज के उन बच्चों को ही पहले क्यों नहीं निकालने की प्रायोरिटी रखी। पानी में दम घुट के मरने में बहुत कम समय लगेगा, तो आपको प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए थी कि मान लो अगर कोई बच्चा अगर अभी सर्वाइव कर रहा है अंदर, तो आप एकदम जाते उसको इमीडिएट एक्शन नहीं होना चाहिए था कि भैया सीधा आप डाइवर्स को अंदर घुसा रहे हो, कि लोगों की जान पहले आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। पानी को भी साइमल्टेनियसली निकाल सकते थे, लेकिन वही है कि कोई ड्रिल्स है नहीं, कोई प्रोटोकॉल्स होते नहीं है इनके, बस हवा में जो है अचानक से इनको एक दिन होता है कि भाई आ जाओ भाई गाड़ी लगाओ, पानी निकालो, काम करो। तो देखो काम इनका रेस्पेक्टेबल होता है, इनके लिए बहुत रेस्पेक्ट होती है, जो काम ये करते हैं वो अच्छा करते हैं, बट अगर उस काम के अंदर आपकी एफिशिएंसी नहीं है तो भैया आप लोग उसको काम को करने की बजाय ना काम को बिगाड़ ही रहे हो। अगर कोई डॉक्टर, बहुत अच्छा काम है डॉक्टरी का, ठीक है ना, लेकिन उस डॉक्टर को अगर अपने काम की प्रैक्टिस नहीं है, अगर उसको ये नहीं पता कि सही समय पे कैसे ऑपरेशन को करना है, तो वो डॉक्टर जो है वो किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, ये किसी काम का नहीं है अगर ये सही समय पे सही तरीके से अर्जेंटली लोगों की जान नहीं बचाता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। 8th नंबर पे आते हैं रेजिडेंट्स और टेनेंट्स। दोस्तों वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, जो ओनर्स हैं, और जो वहाँ पे जो टेनेंट्स भी जो आके रहते हैं, कहीं ना कहीं एक गलती उनके ऊपर भी ये आती है कि वो लोग अगर थोड़े से अलर्ट हो जाएं, अगर वो लोग चाहते तो इस चीज़ को पहले रिपोर्ट कर सकते थे, रिपोर्ट करते तो शायद इस चीज़ के ऊपर अच्छे से एक्शन होता। हालांकि न्यूज़ में ये सुनने में आया है कि जो भी ये इलीगल काम चल रहे थे बेसमेंट को लेके भी, स्पेशली 1-2 महीने पहले इसके बारे में भी रिपोर्ट किया गया था सरकार को, लेकिन वही होता है कि मान लो एक बंदे ने रिपोर्टिंग तो करी,
लेकिन उस एक बंदे को इतना ध्यान से सीरियसली लिया नहीं गया। बट अगर वहीं के जो रेजिडेंट्स हैं, अगर वहाँ के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और वहाँ के जो टेनेंट्स हैं, अगर वो मिलके इस बारे में आवाज़ उठाएंगे तो भाई उनकी आवाज़ तो बिल्कुल सुनी जाएगी। अगर आप मिलकर अगर कोई चीज़ कर रहे हो, एक बंदा करे और 100 बंदे बोले तो फ़र्क तो आएगा। लेकिन वही है कि कौन झंझट में पड़े, कौन झमेला ले। और मुझे तो लगता है जो वहाँ के जो टेनेंट्स हैं, जो कि बहुत प्रताड़ित हैं एक तरीके से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ता है उस एरिया की। आप जो बात कर रहे हैं ना, ये ओल्ड राजेंद्र नगर, अभी इतना फेमस एरिया है कि यहाँ पे जितनी भी कोचिंग होती है सब मोस्टली यहीं पे स्टैब्लिश्ड है। तो उस एरिया के आसपास के जितने भी घर हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा रेंट है, 25,000 30,000 एक छोटे छोटे रूम का। तो टेनेंट्स भी जो है वो बहुत परेशान है कि इतना हाई रेंट देते हैं और सर्विसेज कुछ मिल नहीं रही है। और उसको भी उनको ध्यान देना चाहिए कि भैया वो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लाइब्रेरी का भी वो पैसा दे रहे हैं कि मान लो चलो रूम एक सस्ता ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ रहने का और सोने का जुगाड़ हो जाए, और पढ़ाई करने के लिए फिर वो आ जाते हैं लाइब्रेरीज़ के अंदर। अब लाइब्रेरीज़ में वो आ जाते हैं, अब लाइब्रेरी की भी जो मेंबरशिप है वो 4,000 8,000 10,000 इस टाइप की ऐसे रहती है, ठीक है। तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए ना स्टूडेंट्स को भी कि भाई जो लाइब्रेरी जो है उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ठीक से नहीं है, उनको ये देखना चाहिए, उनको भी तो कंप्लेन करनी चाहिए। भाई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी में तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। आपको टेक्स्ट बुक्स इंडिया, आपने जो जितनी भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स हैं, इंडिया का जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके से चलता है, सिविक्स कैसे चलती है, तो आप पूरा इन्फॉर्मेटिव हो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या? सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक हो गए हो आप, तो आप उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी तो करना शुरू करो ना। जितने भी आप जो इंडिया में हमारे जो एनवायरनमेंट को लेके, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं उसको लेके अगर आप जागरूक बनोगे, जैसे कि लॉयर की तरह आपको लॉज के बारे में पता है, तो आपको उनको यूज़ करना चाहिए ना प्रैक्टिकली। आपको प्रेशर क्रिएट करना चाहिए अपने कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि भाई वो लोग जो हैं जब इतना पैसा लेते हैं तो भाई ढंग से सर्विसेज प्रोवाइड करें। 9 नंबर पे हमारी आती है बात एजुकेशनल अथॉरिटीज़। अब एजुकेशनल अथॉरिटीज़ के अंदर कोचिंग सेंटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कोचिंग सेंटर्स तो रिस्पॉन्सिबल सबसे नंबर 1 पे थे, वो मैंने बता चुका हूँ। अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल अथॉरिटीज़, यानी कि वो वाली अथॉरिटीज़ जो इन कोचिंग सेंटर्स को लाइसेंस देती हैं। तो आप लोग ऐसे कोचिंग्स को लाइसेंस कैसे दे रहे हो कि वो लोग इलीगली ऐसे बेसमेंट में अपनी दुकानें चला रहे हैं, कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं? आप क्या क्या इंस्पेक्शन करते हो? आप किस तरीके से उन लोगों को ये परमिशन दे देते हो कि हाँ ठीक है आप लोग चलाइए अपनी दुकानें, आप कमाइए अपना प्रॉफिट? इसका मतलब वो जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो आपकी जेबें भर रहे हैं, इसका मतलब करप्शन तो चल रहा है अंदर कहीं ना कहीं। तो ये जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं ये भी बिक गई हैं, ये अपना कुछ काम ही नहीं कर रही हैं, इस तरीके से परमिशन दे रही हैं कि हाँ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है। इनको भी आड़े हाथ लेना चाहिए। अब लास्ट नंबर पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक टसल है दिल्ली के अंदर कि बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार चलाती है, एमसीडी के अंदर भी उन्हीं का ही है। तो वो हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि भैया लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि दिल्ली जो है ना एक ऐसा स्टेट है जहां पर सरकार के पास एक एब्सोल्यूट पावर नहीं है जैसे कि बाकी स्टेट्स में होती है, क्योंकि वहां पे जो स्टेट्स हैं वो, दिल्ली जो है एक स्पेशल है, यूनियन टेरिटरी है, एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी है। तो वहाँ पर जो पावर्स हैं वो काइंड ऑफ एक डिवाइडेड हैं। कुछ पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं, कुछ पावर्स मेजरली जो है केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पास हैं। तो ये लोग आपस में हमेशा लड़ते आए हैं, हमेशा से केजरीवाल वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका डिस्प्यूट हमेशा से चलता रहा। तो एलजी भी जो है वो भी इन चीज़ों के अंदर बहुत अड़ंगे डालते हैं, तो इनको भी ध्यान देना चाहिए था। इनके अंदर भी इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे जितना कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनकी भी बनती है, इनको ध्यान देना चाहिए था। बट वही है, पॉलिटिक्स चल रही है लेकिन लोगों की जाने जा रही हैं, उससे क्या मतलब है? उल्टा अब तो ये ज़्यादा बढ़ चढ़ के दूसरे पे ब्लेम लगाने में लग गए। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने देखा कि ये जो 10 कल्प्रिट्स मैंने आपको बताए, इन 10 कल्प्रिट्स की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारे देश के जो 3 यूपीएससी के छात्र थे जो कि तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, उन्हें अपनी जान खोनी पड़ी। तो ये जो जानें थी वो बचाई जा सकती थी, बिल्कुल बचाई जा सकती थी, लेकिन वही है कि हमारे देश में हम तब जागते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाती है। तो चलिए अब एक दुर्घटना तो हो गई है, लेकिन ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो उसके लिए हम जागरूक हो जाएं और उसके लिए हम एफर्ट्स लगाएं और उसके लिए हम जितने भी जो लोग हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठहराएं। अब मैं इसमें एक चीज़ और है जो रिस्पॉन्सिबल थी जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया। एक जो एसयूवी ड्राइवर है,
ये बंदा जब गाड़ी चला के जा रहा था, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये एसयूवी ड्राइवर कौन है? तो देखिए हुआ क्या था, एक एसयूवी ड्राइवर जब पानी भरने गया था, ओके चलो मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता हूँ कि जब वहाँ पे पानी भरा रोड के ऊपर, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे रोड थी, इस रोड पे पानी भरा और मान लीजिए इस तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट था, ठीक है। अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पानी जो है वो बेसमेंट यहाँ से एंट्री होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी गेट लगा हुआ था तो गेट जो है काफ़ी हद तक उस पानी को अंदर जाने से रोक रहा था। अब जैसे ही ये गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती हुई गई, अब क्योंकि एक एसयूवी थी, थोड़ी सी हाई पावर होती है इसकी, तो थार गाड़ी थी, जैसे ही इसने गई तो उसने थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया और ये जो गेट था यहाँ पे ये टूट गया, ढह गया। और जैसे ये गेट ढहा तो पानी जो है अंदर बेसमेंट में जाना शुरू कर दिया और बहुत तेजी से पानी गया, इतना तेजी से पानी गया कि 1 मिनट के अंदर तो पूरा वो बेसमेंट भर गया। तो अब क्योंकि इसकी जो वीडियोज जो थी वो वायरल हुई कि एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था और उसका पानी से ये जो है गेट टूटा। अब क्योंकि वो वीडियो वायरल हुई, लोगों ने देखा कि भाई अब पुलिस भी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उन्हें किसी के ऊपर तो ब्लेम डालना है, तो इन्होंने जो है अभी कुछ कोचिंग वालों को गिरफ्तार कर लिया है, उस बिल्डिंग के जो ओनर्स हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इस एसयूवी ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब ये बंदा अपने किसी रिलेटिव, आई थिंक इसका कोई अकाउंटेंट था, उसका घर वहीं पे था, तो उसको छोड़ने जा रहा था। भाई अब बंदा तो जाएगा ना छोड़ने, कोई इलीगल रोड तो है नहीं कि भाई जिसमें वो ड्राइव नहीं कर रहा था। थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था कि पानी ज़्यादा थोड़ा सा स्लो स्पीड में निकालता है, बट कहीं पानी में ये भी होता है कि लोगों को लगता है कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखो ताकि गाड़ी बंद ना हो जाए। तो अब भाई वो बंदा तो नॉर्मल निकल गया गाड़ी लेके, अब उसके गाड़ी के जो प्रेशर से जो गेट टूटा है तो इस बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन भाई साहब की जो है गाड़ी उसको भी इंपाउंड कर लिया गया है। बट मैं बिल्कुल भी इस बंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता हूँ। हो सकता है इसमें मेरा जो व्यू है वो शायद आपसे डिफर करें, बट ये जो 10 कल्प्रिट्स मैंने आपको बताए हैं इधर, इन 10 कल्प्रिट्स के अंदर मैं इस एसयूवी ड्राइवर को इंक्लूड नहीं करता। तो खैर आज की वीडियो के लिए सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे देश में अब ये जो ORN जो ट्रेजेडी हुई है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो बच्चों की जो डेथ हुई है, अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको जेल जाना चाहिए, किसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए, और ये जो बच्चे जो मरे हैं उन्हें किस तरीके से अब उनको सरकार जो है उनकी मदद करे, उसको लेके आपका क्या सोचना है आप मुझे कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। ये सब्सक्राइब करने वाली बातें बोलना बड़ा अजीब लगता है, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई होप आप अपने आप ही शायद सब्सक्राइब, इतना लंबा अगर आपने देख ही लिया होगा तो होपफुली शायद आप सब्सक्राइब करने में इच्छुक होंगे, तो आप बिल्कुल कंसिडर करिए। ऐसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और भी ऐसी वीडियोस बनाई जाएंगी, और जो भी लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उसे आड़े हाथ लिया जाना चाहिए। तो ये मेरा आज पहला वीडियो था जिसके अंदर मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन मैं हमारे देश में जो भी इंपॉर्टेंट कोई घटना घट रही है उसको लेके एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊंगा। अब इन एक्सप्लेनर वीडियोस का जो पर्पस है वो ये है कि जो नॉर्मल हमारी जो देश की जनता है वो जागरूक हो, वो ये जाने कि हमारे देश में जो अगर कोई इंपॉर्टेंट जो घटना है या इंपॉर्टेंट कोई भी न्यूज़ है तो उसको थोड़ा सा एक डिटेल्ड तरीके से समझा जाए। ऐसे ही मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है तरोश राव एनालिसिस के नाम से ही, उस पर भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं 1 से 1.5 मिनट के जो शॉर्ट्स होते हैं, जो रील्स होती हैं, उन्हें क्रिएट करूँगा, जहाँ पे आप लोग जो भी न्यूज़ होगी उसका डेली बेसिस पे आपको एक मेन समरी मिलती रहेगी, और उसमें थोड़ा बहुत जो वीडियोस बनती हैं उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी रहेगी, थोड़ा ड्रामेटिक वैल्यू भी रहेगी। तो जैसे होता है ना कि देखने में आपको बोरिंग ना लगे कि शायद जो नॉर्मल न्यूज़ आ रही हैं वही ये बात भी कर रहा है बंदा, तो उससे थोड़ा एक अलग हो जाएगा। तो आज सिर्फ इतना ही रखते हैं, एंड थैंक यू सो मच। आप मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए वीडियो में कि आप किस तरीके से इस वीडियो को देखते हैं, आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, तो वो सब बातें बताइए। एंड दैट्स इट, थैंक यू।